हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को देखेंगे जो सीटेट जुलाई 2024 होने वाले एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस पेपर्स हैं, कुछ मॉडल पेपर पर आधारित क्वेश्चंस हैं। जो फैक्ट्स बताए जाएंगे इन हर क्वेश्चंस में वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे फैक्ट्स वही आए जो आपको ये क्वेश्चंस के में दिया गया है, कुछ अलग से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए हर फैक्ट्स को सुना करिए। बहुत लंबा वीडियो नहीं होता, 35 से 40 मिनट का एक वीडियो होता है, तो इतना कम से कम एटलीस्ट आपको सीटेट एग्ज़ाम में देना चाहिए। जितने मैंने अब तक वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, अगर वो सारे वीडियोस आपने देख लिए और सारे वीडियोस को जो है सारे पेपर्स को सॉल्व कर लिए तो 120 प्लस से मार्क्स आपके कहीं पे भी नहीं जाएंगे। 120 प्लस मार्क्स आपके 101% आएंगे, क्योंकि टोटल अगर देखा जाए तो 100 से ज़्यादा पेपर मैंने अपलोड कर चुका हूँ और डेली मैं आप लोगों को सीटेट के पेपर्स कराता हूँ। जैसे आज मैं ईवीएस का पेपर करा रहा हूँ, कल मैंने जो है पेपर जो कराया था वो टैग वर्ड से संबंधित है। ध्यान रखना, कल मैंने जो पेपर दिया था वो टैग वर्ड से, पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो को देखने से क्या होगा कि आपके कम से कम 50% क्वेश्चन उन टैग वर्ड को पहचान करके ही हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है सिर्फ केवल 10 लाइक्स का है। आज का टारगेट 10 लाइक्स को ज़रूर टारगेट इसको कंप्लीट करिएगा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा, ईवीएस के टीचर द्वारा जो है अपने बच्चों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होता है? तो देखिए, मैंने आपसे कई बार कहा है कि ईवीएस का हो ये क्वेश्चंस, चाहे ये सीडीपी में हो, चाहे वो हिंदी में हो, ये हर क्वेश्चंस में ये फिट बैठता है। इसके 4 ऑप्शंस हैं। तिमाही टेस्ट, हर जो है 3 महीने में टेस्ट लेना ये चाहिए बच्चों के जो है सीखने का आकलन करने के लिए, या पोर्टफोलियो तैयार करना चाहिए, या दिए हुए कार्य की एक नोटबुक, ठीक है, जैसे जो है होमवर्क की एक कॉपी जो है तैयार करा के लाना चाहिए, या फिर कक्षा में उसका जो है बिहेवियर किस तरीके का, इसका आकलन करना चाहिए। तो हम सभी को पता है, चाहे वो सीटेट पूरे एग्जाम की बात कर रहा हूँ, अगर हम एक एज अ टीचर जो है किसी बच्चे का आकलन करते हैं, उसके लर्निंग स्किल्स को पहचानने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका होगा उसका पोर्टफोलियो तैयार करना। पोर्टफोलियो का मतलब होता है, एक तरीके से समझ लीजिए कि उस बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। रिपोर्ट कार्ड ऐसा होगा जिसमें उसके शारीरिक खूबियों के भी बारे में होगा, उसकी मानसिक खूबियों के भी बारे में होगा, उसमें वो जो कमियां होंगी उसकी जो है उसके भी बारे में जो है मतलब बातें लिखी जाएंगी। जो उसको अच्छा आता है उसके बारे में भी बताया जाएगा, जो उसको सही रूप से जो चीज़ों का मतलब जो उनके जो चीज़ें उसको याद करने में कठिनाई हो, या उसे जो इस चीज़ के बारे में जो है समस्या समाधान में समस्या होती हो, उस सभी चीज़ों का जो है एक तरीके से एक बच्चे का रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। यहाँ तक समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल आंसर है, जहाँ पे पोर्टफोलियो दिखे तुरंत लॉक कर दीजिए आंसर को, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे गृह कार्य मतलब एक अच्छे होमवर्क का जो है मूल उद्देश्य क्या होता है? तो ठीक है, एक अच्छा जो होमवर्क दिया जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है? पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण प्रदान करना बच्चों को, मतलब पुनरावृत्ति के रिवीजन, एक तरीके से इसका काम है रिवीजन करना, ठीक है, ये कराना होता है, या विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां प्रदान करना होता है, या समय का सदुपयोग करना, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए, रिवीजन जैसा शब्द जो है एक अच्छे अध्ययन पद्धति में नहीं माना जाता। मतलब आप अगर टीचिंग स्किल्स की बात करें तो एज अ टीचर आपको बार बार बच्चे का रिवीजन नहीं कराना चाहिए, या फिर बात बात पे टेस्ट नहीं लेना चाहिए, या बात बात पे प्रतियोगिताएं आयोजित नहीं करना चाहिए, या बात बात पे जो है पुरस्कार देना नहीं चाहिए। ये सभी जो है निगेटिव टर्म्स में आते हैं। आप मेरा टैगवर्ड वाला वीडियो देखेंगे तो आप वहां से ये चीज़ को समझ पाएंगे पूरी चीज़ों का, ठीक है। तो इसका सही काम है, एक अच्छा होमवर्क जो दिया जाता है उसका एक मूल उद्देश्य होता है कि घर जाकर के बच्चा जो भी होमवर्क दिया गया है वो उन चुनौतियों को समझे। क्योंकि देखिए, क्लासरूम में पढ़ा दिया, टीचर ने वर्बली कुछ पढ़ाया, कुछ जो है मान लीजिए बोर्ड पे लिख करके पढ़ाया, है ना, तो वो कॉपी और वर्बली पढ़ाने के बाद जब बच्चा घर जाता है तो उन चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करता है, मतलब दिमाग में याद करने की कोशिश करता है। तो विस्तारित जो अधिगम है, जो दिया गया, जो उसको जो है होमवर्क दिया गया है, उसमें जो चुनौतियां मिलती हैं, जो कुछ नया होमवर्क होता है, कुछ नई चीज़ें होती, कुछ नए क्वेश्चन होते हैं, हो सकता है टीचर ने रखे हों, तो उनमें जो चुनौतियाँ होती हैं उनको जो है वो सॉल्व करने का प्रयास करता है, उसमें सोचने का प्रयास करता है। तो इससे बच्चे के अंदर चिंतन शैली भी डेवलप होती है, तार्किक क्षमता भी जो है बढ़िया होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ गए होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
घरेलू पशु जो जुगाली करते हैं उनमें से कौन सी, मतलब वो उनके मुंह से कौन सी गैस छोड़ते हैं? तो देखिए बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्वेश्चन जो है, कई बार लोग जो है आजकल जो है न्यूज़ के माध्यम से कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आजकल के जो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो कई बार कहते हैं कि गाय जो होती है वो ऑक्सीजन छोड़ती है। ध्यान रखिए, ऑक्सीजन छोड़ती है, ठीक है, ये बोलते हैं प्रदूष, जबकि ऐसा नहीं है। गाय भी ऑक्सीजन नहीं छोड़ती है। आमतौर पे हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन खींचता है, और उसके बाद जो छोड़ता है, जो ऑक्सीजन जो छोड़ता है वो ऑक्सीजन नहीं होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन पशुओं के मामले में जो जुगाली करते हैं, जो खाना चारा चबाने के बाद जो मुंह चलाते हैं, बाद रात मतलब रात में चारा चबाया या दिन में चारा चबाया, फिर वो बैठने के बाद आराम से खड़े होने के बाद मुंह चलाते रहते हैं, आपने देखा होगा कई बार। तो वो जो गैस छोड़ते हैं वो होती है मीथेन। याद रखना, वो मीथेन गैस छोड़ते हैं। तो याद रखिएगा, गाय भी मीथेन गैस ही छोड़ती है। तो कई बार हो सकता है कि क्वेश्चन आपको घरेलू पशु की जगह वो गाय का ऑप्शन दे दे और आप जो है ऑक्सीजन लॉक कर दें। ऐसा कुछ जो है गलत मत करिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज कर सकता है आप लोगों में से, ठीक है। जो मीथेन गैस होती है ये एक ज्वलनशील गैस होती है। अगर इसका रासायनिक फार्मूला की बात करें तो ये CH4 इसे कहते हैं। ये आपने अक्सर देखा होगा कि कोयला खदानों में से जो गैस निकलती है वो भी मीथेन ही होती है, ठीक है। मीथेन, जरा सी चिंगारी लगी नहीं कि पूरी गैस भड़कने लगती है। जो भूमि से जो है भूमिगत जो है, कभी कभी आपने देखा होगा कि भूमि से जो है गैस निकलने लगती है, वो वहाँ से भी ज़्यादातर मीथेन गैस ही निकलती है, ठीक है। चीज़ समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? देखिए, व्यापक मूल्यांकन और सतत मूल्यांकन, ठीक है, ये एक बच्चे का मतलब जानने का एक तरीका होता है कि बच्चे में क्या कमियां हैं और क्या खूबियां हैं। तो बच्चे की जब कमियों को जानना होता है या खूबियों को जानना होता है तो हम बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन करते हैं। तो ये करते हुए हमें क्या नहीं करना चाहिए? इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए, या इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण रूप में किया जाना चाहिए। तो हमें आंसर बिल्कुल मिल गया है। मैंने आपसे पहले भी कहा, एक बार फिर से कहता हूं कि टैगवर्ड वाला जस्ट हमारा इससे पहले वाला वीडियो है। टैगवर्ड वाला वीडियो में इसके बारे में चर्चा की गई है कि उस बच्चे को कभी भी रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हुए उसको उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण रूप में नहीं काम करना चाहिए कि ये पास हो गए, ये फेल हो गए, इनको आगे बैठा लो, ये पीछे बैठा लो, बात बात पे बेइज्जत करना, ये सब चीज़ों को इस आधार पे प्राप्तांक जो है नंबर आधारित जो है शिक्षा नहीं प्रोवाइड करानी चाहिए। तो आपने देखा होगा पहले जो है परसेंटेज आते थे कि इसके 50%, इसके 60%, अब ग्रेडिंग सिस्टम ला दिया गया है। वो इसी के कारण है, इसी के कारण वजह से जो है कि बच्चों को जो है नंबर आधारित शिक्षा ना दे करके हम ग्रेडिंग सिस्टम पर जो है मतलब फोकस करते हैं कि ताकि बच्चों को जो है इस पे जो है डिफाइन ना होगा कि तो कितना परसेंट जो है बच्चा प्राप्त किया, मतलब एक नंबर किसके कितने हैं, ये चीज़ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं और घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। ये किस जो है राज्य की बात हो रही है? तो देखिए यहाँ पे गर्मी पड़ रही है, पहली चीज़ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बारिश ना के बराबर होती है, घर मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है, और घर भी जो मिट्टी के बने होते हैं, मोटी मोटी दीवारें होती हैं, मिट्टी को जो है पोता जाता है ताकि सुंदर हो सके। तो ये जो दर्शाता है कि ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो देखिए लद्दाख में जो है ठंड पड़ती है, असम जो है वो पानी वाला क्षेत्र है, मतलब वहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है, यूपी में एन एवरेज है, तो इसका आंसर है राजस्थान। अगर पूछा जाए कि बांस के बने हुए घरों की बात करी जाए, कहा जाए कि बांस के बने हुए घर होते हैं 10-10 फीट ऊंचे जो है ऊंचाई पर बने हुए घर होते हैं, तो ये आंसर होगा असम। लद्दाख की बात करें तो जो पत्थर होते हैं उसके बने हुए घर होते हैं लद्दाख में। यूपी में जो है ईंटों के बने होते हैं, जैसे कि, ठीक है, यहाँ पर समझ गए होंगे। क्वेश्चंस बहुत खास और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब आपको बस इतना पता होना चाहिए कि गर्मियां कहाँ पड़ती हैं और कहाँ पे जो है असम में जो है बांस के बने घर होते हैं और 10-10 फीट ऊंचाई पर बने घर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अक्सर असम में देखिए कि बाढ़ आ जाती है, बाढ़ आने की वजह से लोगों के घर चले जाते। अब 10 फीट ऊंचाई पर बना होगा तो बाढ़ आके क्या कर लेगा, ठीक है, तो ये चीज़ें इसका कारण होती हैं।
समुद्र में रहने वाले जीव सांस लेने के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? देखिए, समुद्र में जो जीव रहते हैं वो भी जो है ऑक्सीजन का ही प्रयोग करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन उनको, जैसे हम खुले वातावरण में रहते हैं तो हमें खुले वातावरण में जो हमारे पास ऑक्सीजन है, ठीक है, उसका हम यूज़ करते हैं। लेकिन जब जीव की बात करें, जब हम पानी में रहने वाले जानवर की बात करें, तो वो जो पानी में रहते हैं तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसके माध्यम से सांस लेते हैं, ना कि उसमें आप लॉक कर दें कि कार्बन डाइऑक्साइड या कोई और भी लॉक कर सकते हैं, ये गलत होगा। तो ध्यान रखिएगा, समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं वो सांस लेने के लिए जल में घुलित ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनीमिया होने का मुख्य कारण क्या है? अनीमिया का मतलब है कि शरीर में खून की कमी का होना। ठीक है, तो अनीमिया नामक जो रोग होता है वो होने का कारण है खून में लौह की मात्रा या खून में आयरन की कमी हो जाना। ये क्यों होता है? ऐसा किस कारण होता है? अगर किसी के शरीर में अनीमिया की शिकायत हो गई तो इसका कहने का मतलब है कि या तो उसके जो है ब्लड जो होता है, ब्लड में जो बह रहा होता है आरबीसी, उसमें जो है आरबीसी में जो है उसकी ब्लड में जो आरबीसी होती है उसकी मात्रा का कम हो जाना। ठीक है, और आरबीसी अगर कम है तो शरीर में जो ऑक्सीजन लेवल पहुंचता है, आरबीसी ही जो है शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाता है पूरे शरीर में, पूरे शरीरों के अंगों में, तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है। और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो शरीर के अंग प्रभावित होंगे, जिसमें से सबसे बड़ा अंग जो प्रभावित होता है वो है हृदय, हार्ट सबसे पहले कंप्रोमाइज़ होने लगता है। या फिर कई बार देखिए अगर ज़रूरत से ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो लकवा भी मार सकता है शरीर में। ठीक है, अगर हम इससे जो है निजात पाना चाहते हैं तो अनीमिया से जो है ये मतलब खून की कमी ना हो, तो हमें जो है विटामिन जो है बी, ठीक है, याद रखना, विटामिन बी का जो है प्रचुर मात्रा में खानी चाहिए। जैसे हरी सब्जियां खाइए, ऐसे चीज़ें खाइए जिनमें जो है आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, चीज़ समझ गए होंगे यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, भूकंप आने का जो कारण होता है वो क्या कारण होता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है जिसके माध्यम से भूकंप होता है, तो बिल्कुल सही है। सुनामी से भी भूकंप आ सकता है, मानवीय क्रियाओं से भी भूकंप आ सकता है। मानवीय क्रिया का मतलब है कि जैसे न्यूक्लियर टेस्ट हो जाना, ठीक है, न्यूक्लियर टेस्ट होता है, या फिर जगह जगह पर बांध का निर्माण करना, या फिर बॉम्ब जो है, बॉम्ब या हाइड्रोजन बम हो गए, ये नॉर्मल जो बम हो गए या भूमिगत बम हो गए, उनका जो है फोड़ना, तो इससे जो है भूकंप आने के चांसेस रहते हैं, या है ना। तो ये सब चीज़ें, इसका सही आंसर है 1 2 3। तो यहाँ चीज़ समझ गए होंगे। थोड़ा सा जो है कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है बाहर, तो शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा होगा। ठीक है, मैनेज कर लेते हैं थोड़ा सा। 9वां क्वेश्चन है, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र के कथन पर विचार करना है कि मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ के अधिकतर जो लोग हैं वो सरसों के तेल में बने हुए पकी हुई मछली जो है खाना पसंद करते हैं। ये छात्र जो है किस जगह से आया है? तो देखिए, गोवा की बात कर लें या केरल की बात कर लें या मिज़ोरम की बात कर लें, ये सभी जो है तटीय क्षेत्र हैं। ध्यान रखना, तटीय क्षेत्र हैं, और जहाँ तटीय क्षेत्र होंगे वहाँ पे नारियल का उत्पादन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नारियल का उत्पादन होगा तो नारियल से बनी हुई जो है तेल का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे तो गोवा की बात करें या केरल की बात करें या मिज़ोरम की बात करें, यहाँ पे नारियल से ही बनी हुई चीज़ें खाई जाती हैं। तो यहाँ आंसर हो गया ऑप्शन सी। बिल्कुल भी मतलब कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है। अब ये सरसों की तेल की जगह नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि नारियल से जो है, नारियल के तेल से बनी हुई जो है खाना कहाँ बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जो है, आपको बता देना है कि या तो पूर्वोत्तर दक्षिण भारत के राज्य होंगे या उत्तर पूर्व के राज्य होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 के ईवीएस के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि वो छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। यहाँ देखिए, अनुमान का प्रयोग कर रहे हैं वो बच्चे, जो एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने दानों की आवश्यकता होगी, इस क्रियाकलाप द्वारा कौन सी प्रक्रिया जो है कौशल का विकास करेगी। अब देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्गीकरण करेंगे या प्रयोग करना कहेंगे या संप्रेषण करना कहेंगे या अनुमान लगाना कहेंगे। तो देखिए, अनुमान लगा रहा है तो वो पहले ही से बता रहे हैं कि इसमें जो है अगर अनुमान की जगह या ऑप्शन आ जाए कि चिंतन कौशल, तो याद रखना ये अनुमान ही चिंतन है। ठीक है, इसमें चिंतन कौशल का प्रयोग किया जा रहा है। बच्चा जो है ये सोचने का प्रयास कर रहा है कि एक छोटे से बॉक्स में कितने दाने आ सकते हैं, है ना, इस चीज़ का अनुमान लगा रहा है। जो जितना सटीक अनुमान लगाएगा उसका जो है आंसर भी उतना ही सटीक होगा। उसकी जो है, अब वो अनुमान लगाने के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है? व्यक्ति का तार्किक होना, नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है।
हमें कैसे पता होगा कि इतने बड़े बॉक्स में, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे कोई एक फल का नाम लिया और वो आप फल के बारे में जानते ही नहीं है। जब आप उस फल के बारे में जानते नहीं कि उसका आकार कितना है और वो कितने बॉक्स में कितने हो सकते हैं, तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे। इसलिए चीज़ों के बारे में पता होना भी ज़रूरी है। तो अनुमान लगाना आंसर है इसका ऑप्शन डी, ठीक है। या फिर चिंतन कौशल भी ऑप्शन में दिया जा सकता है, ठीक। कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में ध्यान रखना, कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में ईवीएस की कक्षा हो रही है में निर्धारित पाठ्य पुस्तकें नहीं हैं, ठीक है, ज़्यादा बुक्स नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? तो देखिए बुक्स का क्या कारण हो सकता है कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में जो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो बुक्स नहीं रखने का कारण होता है अतिरिक्त बोझ न देना। बच्चों को ज़बरदस्ती का बोझ नहीं बना होना चाहिए। किताबें जो बस्ते होते हैं वो बोझ की तरह कार्य करते हैं, जबकि बच्चों को हमें जो है मतलब करके दिखाने से प्रयास करना चाहिए। जो भी करना है बच्चे के स्वयं करनी। जैसे पर्यावरण अध्ययन में जो है आप वीडियोग्राफी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चित्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप भ्रमण पे ले जा सकते हैं, बच्चों को पार्क में घुमा सकते हैं, नदियों के बारे में तो नदियों से संबंधित जानकारी दे सकते हैं। तो ये सब चीज़ों की हो सकती है। किताबें कीड़ा नहीं बनाना है बच्चों को। शुरुआत से पर्यावरण अध्ययन में जो है बच्चों को करके सिखाना है, देख करके सिखाना है। साक्षात जो देखेंगे उसी से सीखेंगे। तो चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है? तो देखिए बच्चों को जल की कमी से संबंधित जागरूकता पैदा करनी है बच्चे के अंदर। तो ये क्या होगा? ये तभी होगा जब उसको संबंधित संरक्षण से संबंधित हम बातें बताएंगे बच्चों को कि जल कितना इम्पॉर्टेंट है। तो हम व्यक्तिगत रूप से हम देखेंगे कि पानी का संरक्षण करने के लिए जो है उन पर चर्चा करेंगे, बच्चों के साथ बैठ करके चर्चा करेंगे। और जो है ना कि बल्कि उनको संसाधन से संबंधित आंकड़े बताएंगे। बच्चों के लिए आंकड़ों का क्या रोल है, या फिर दोस्तों के साथ इस समस्या पर चर्चा करने के लिए कह देंगे तो दोस्तों के साथ समस्या पर चर्चा कोई महत्वपूर्ण नहीं है उनसे, ठीक है। या फिर सूखाग्रस्त क्षेत्रों की एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे, ठीक है। हम जबकि करेंगे क्या, व्यक्तिगत रूप से बच्चों को जो है पानी की वैल्यूज सिखाएंगे, पानी के बारे में बताएंगे, पानी की अहमियत सिखाएंगे, ठीक है। उसको बताएंगे कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है ना, उसके बारे में जानकारी देंगे। फिर उसके बाद जो है एक जो है कुछ दूसरे जो है क्षेत्रों के बारे में जानकारी देंगे कि देखिए ऐसा अगर पानी की कमी हो जाएगी तो ये हो जाएगा। एक दिन पानी जो है घर से कम यूज़ करने के लिए कहेंगे। एक दिन ऐसा करेंगे कि पानी बिल्कुल ही ना रखें और बच्चों से कहेंगे कि जो है एक बाल्टी पानी में मैनेज करना है चीज़ों को। तो वो चीज़ों को देख करके चीज़ों को समझेंगे कि एक बाल्टी में कैसे कैसे मैं मैनेज करूँगा। जहाँ पे मुझे एक 500 लीटर की टंकियाँ खाली कर देता हूँ, वहाँ पे मुझे 2 बाल्टियों में ही काम चलाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें सीखेंगे बच्चे, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से सिखाने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेजड़ी जो वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। खेजड़ी वृक्ष से संबंधित एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ईवीएस में, याद रखना। तो खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? ये रेगिस्तान में पाया जाता है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा, रेगिस्तान में पाया जाने वाला वृक्ष है। अब चूंकि रेगिस्तान में है तो यहाँ पे जल की मात्रा तो बिल्कुल ना के बराबर होगी, तो जल की कमी होती है। तो ये भी एक सही है, अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। ये वृक्ष जो है अपने तने में जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता करने पे किया जाता है। तो ये बिल्कुल ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये रेगिस्तानी ओक होता है। रेगिस्तानी ओक जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला है वो वृक्ष होता है जिसके तने में जल संचित होता है, याद रखना, ठीक है। इस वृक्ष की जो छाल होती है उसमें दवाइयों के गुण भी होते हैं। ये लकड़ी जो है कीटों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती, तो ये भी गलत है। तो यहाँ इसके आंसर है 1 और 2 और 4 आंसर ढूंढ लेते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ठीक है। बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट याद कर लीजिए, चीज़ को कंफ्यूज मत होइएगा। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली जो है युक्ति कौन सी है? तो हम ईवीएस से संबंधित जो है बच्चों के अंदर जो है उसमें इंटरेस्ट जगाना है, जोड़ना है बच्चे, ताकि जो है पर्यावरण अध्ययन में इंटरेस्ट लें। सबसे जो है प्रभावशाली जो युक्ति होगी कक्षा निर्देशन या किस्से कहानियाँ। तो देखिए इसका सही आंसर है किस्से और कहानियाँ। किस्से और कहानियों से बच्चे बहुत जल्दी जो है किसी भी चीज़ से जुड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं उसमें जो है खो जाते हैं, इमेजिनेशन में खोते हैं, सोचने लगते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। इसलिए देखिए आप देखिए किस्से कहानियों में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को बुक्स अच्छी लगती हैं वो सुपर हीरोज़ की,
सुपर हीरो, जबकि उनका अस्तित्व है भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी वो सुपर हीरोज़ वाली बुक्स या सुपर हीरोज़ की मूवी बहुत पसंद करते हैं देखना, या कार्टून देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो इमेजिनेशन पर चलती है। बच्चे इमेजिन करते हैं वैसा ही होना, वैसा ही बनना। सुपर हीरोज़ के स्पाइडरमैन हो गया, या आयरन मैन हो गया, या थॉर हो गया, ये सब कैरेक्टर से जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो किससे कहानी से जो है बच्चे जुड़ते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं, है ना। चिंतन शैली उनकी जो है एकाग्रता बढ़ती है, सुनते हैं, फिर दूसरे दोस्तों को ऐसी कहानी बताने का प्रयास करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें उससे जुड़ जाती हैं। ठीक है। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीज़ें बनाते थे। देखिए कांसा से संबंधित जो है क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। आज भी कांसा के विषय में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन है। तो देखिए कांसा के विषय में बता रहा है कि ये किस मिश्र धातु से बनी है। मिश्र धातु कहने का मतलब है कि दो धातुओं के मिलने, दो या दो से अधिक धातुओं के मिलने से बनी धातु है। तो कांसा जो बनती है वो कॉपर और टिन के मिश्र धातु से मिलती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आदर्श रूप से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यार्थियों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। तो क्रियाकलापों के पश्चात उनके सीखने को दृढ़ करने के लिए होना चाहिए। ये देखिए, तो घर पर किए गए क्रियाकलाप, या शिक्षक द्वारा क्रियाकलापों का स्पष्टीकरण, या कक्षा में आपसी विमर्श, या ईवीएस की कॉपी में रिकॉर्ड बनाना। तो देखिए ये दोनों चीज़ें गलत हैं, यहाँ आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% क्वेश्चन आएगा झूम खेती से संबंधित। और झूम खेती जो है के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो हम सभी को पता है कि जो कृषि होती है वो झारखंड में भी होती है। आदिवासी लोग इसको ज़्यादा करते हैं। झूम खेती जो होती है, झूम कृषि जो होती है, वो आदिवासी लोग करते हैं। तो झारखंड हो गया या उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो गया, यहाँ पे झूम कृषि बहुत जो है फेमस है। अब झूम कृषि में होता क्या है, एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक के लिए छोड़ दिया जाता है, आराम ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, ताकि जो है धीरे धीरे उसमें 1-2 साल 3 साल के लिए छोड़ दिया, ताकि उसकी उर्वरा शक्ति फिर से जो है उसकी और आ जाए। नेचुरल तरीके से किया जाता है। ठीक है। अब खरपतवार, बांस आदि को उखाड़कर खेत में जला देते हैं। तो देखिए ये ऑप्शन गलत है। अगर शाब्दिक रूप से बात करें तो देखिए, जब हम झूम कृषि में क्या होता है, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, उनको हम झूम कृषि के तहत उन वनों को जला देते हैं, काट कर हम जला देते हैं, और फिर उनको 2-3 साल के लिए छोड़ देते हैं ताकि उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं उखाड़ कर जो है, यही काट कर जो है जला देते हैं। तो ये भी देखिए इसका आंसर मुझे लगता है सही है, ये ऑप्शन भी सही है। खरपतवार की राख जो है खाद के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। जो राख होती है उसको जो है खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसके राख को वहीं छोड़ दिया जाता है ताकि वो उर्वरा शक्ति को और मेंटेन करें। ये ज़मीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो बीज से पहले उसे गहराई तक जोता जाता है। तो इसका जो आंसर है, इसका सही आंसर है सभी। ध्यान रखिएगा, इसका सभी आंसर सही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आप विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। आप मतलब एक विद्यालय के अध्यक्ष हैं और आप अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों की शिक्षा की संपूर्ण गुणवत्ता की जांच सुधारने के लिए एक योजना बनाना है। तो देखिए स्कूल की जो है गुणवत्ता की सुधारना है, तो उसका क्या उपाय करना होगा। देखिए निम्न स्तरीय अभिसारी। तो देखिए पहले बात तो अब पता होना चाहिए कि अभिसारी चिंतन क्या होता है और अपसारी चिंतन क्या होता है और उपसारी चिंतन। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। अब यहाँ पे निम्न स्तरीय क्यों बनाएंगे, हम उच्च स्तरीय बनाएंगे, अभिसारी बनाएंगे, या उच्च स्तरीय अपसारी बनाएंगे। ये 2 ऑप्शन में से कोई हो सकता है, बी या सी आंसर। ठीक है। अगर हम अपसारी की बात करें तो अपसारी चिंतन का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन ढूंढना। तो जहाँ जब हम किसी गुणवत्ता के सुधार की बात कर रहे हैं तो हम गुणवत्ता के सुधार के लिए केवल एक ही आयाम थोड़ी ना देखेंगे, हम शैक्षणिक रूप से भी देखेंगे। हम टीचर भी चाहेंगे कि बहुत अच्छे हों, हम चाहेंगे कि जो है बच्चे जो है शारीरिक रूप से भी जो है मतलब स्कूल में जो है कार्य करें, जैसे इंडोर गेम्स खेलें, आउटडोर गेम्स खेलें। बौद्धिक रूप से प्रतियोगिताओं का भी आयोजन करेंगे।
चर्चाओं का आयोजन करेंगे। तो बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशंस देखेंगे हम, तभी तो गुणवत्ता की सुधार कर पाएंगे। जैसे अगर मान लीजिए ये एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन देना, तो ये भी जो है एक तरीके से अपसारी चिंतन कहलाता है। तो एक प्रॉब्लम के कई सॉल्यूशन देना या एक जो है चीज़ में सुधार लाने के लिए कई उसमें जो है बहुत सारे जो है मतलब चीज़ों को बताना, तो अपसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, अभिसारी में सेम इसका अपोजिट होता है कि एक प्रॉब्लम का कोई एक सॉल्यूशन दे देना। ठीक है, वो अभिसारी चिंतन हो, मतलब उसके इर्द ही गिर्द ही रहना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बिल्कुल भी मिल गया होगा। जंगल में आग प्रकरण को पढ़ाते समय एक शिक्षक आग की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित में से एक प्रश्न पूछता है। तो आग के प्रकरण पढ़ा रहा है, आग से संबंधित एक टॉपिक पढ़ा रहा है, वो भी जंगल में लगी आग से। ठीक है, तो क्या आग जो है हाथ जला सकती है? तो बिल्कुल जला सकती है। खाना किस में पकाया जाता है? तो हमें पता है कि आग में पकाया जाता है। दो पत्थर को आपस में घिसने से क्या होता है? तो ये भी पता है कि आग निकलती है। तो ये जो कौशल है, ये चीज़ जो है निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो बच्चों के अंदर जो है वर्गीकरण कौशल, चिंतन कौशल, अवलोकन कौशल, ये संवेगात्मक कौशल। तो देखिए बच्चे के अंदर वो चिंतन कौशल को डेवलप कर रहा है। याद रखना, बच्चे के अंदर जो है सोचने का जो है क्षमता डेवलप कर रहा है, ताकि बच्चे सोचें कि क्या आग जो है हाथ जला सकती है। बच्चे इस बात पे भी सोचें कि क्या खाना जो घर में पकाया जाता है वो किस में पकाया जाता है। बच्चे इस बात पे भी सोचें कि जब दो पत्थर आपस में टकराते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? तो वो बताएंगे चिंगारी निकलती है। और चिंगारी जो है किसका जो है स्वरूप होता है? तो वो आग का ही है, वही आग बनती है धीरे से। तो यही चीज़ है आंसर। ठीक है, गुरुत्व केंद्र की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए एक शिक्षक कक्ष में बहुत से उदाहरण देता है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। वृत्ताकार पटल का गुरुत्व केंद्र वृत्त का केंद्र होता है। समान छड़ का गुरुत्व केंद्र छड़ का मध्य बिंदु होता है। और वर्गाकार पटल का गुरुत्व केंद्र उसके विकर्णों का कटान बिंदु होता है। तो देखिए गुरुत्व केंद्र के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है? बिल्कुल सिंपल है, वस्तु का समस्त भार उसके केंद्र में होता है, वही होता है गुरुत्व केंद्र। मतलब अगर हम बात करें वृत्ताकार पटल की, जैसे ये एक वृत्त है, तो वृत्त का जो गुरुत्व केंद्र होगा वो उसका सेंटर होगा, जिसका समस्त भार होगा। मान लीजिए कि एक जो किसी चीज़ का अगर गुरुत्व केंद्र को आपने जो है पकड़ लिया सेंटर, ठीक है, उस सेंटर में कुछ भी रख करके उस चीज़ को बैलेंस किया जा सकता है एक तरीके से। जैसे ये एक सेंटर है इसका, तो इस सेंटर में हम कोई भी चीज़ रखेंगे वो बैलेंस होगी, मतलब चारों तरफ इसका जो है चौड़ाई लंबाई जो भी है वो सब बराबर होगी। तो यही होता है, इसका मध्य बिंदु होता है, इसका जो है बिल्कुल समस्त भार उसका केंद्र होता है। अगर हम वृत्ताकार की बात करें तो ये बिल्कुल सही है। समान छड़ का गुरुत्व केंद्र उसका मध्य होता है। मान लीजिए एक छड़ है तो इसका जो गुरुत्व केंद्र उसका मध्य बिंदु होगा। ठीक है, यहाँ से भी चौड़ाई लंबाई जो है समान होगी, यहाँ से भी होगी, इधर से चौड़ाई भी समान होगी, इधर से भी चौड़ाई समान होगी। अब अगली बात कर लेते हैं, वर्गाकार पटल की बात करें तो देखिए वर्ग का है जो वर्गाकार की बात करें जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा तो ये विकर्ण जो चारों तरफ से काट रही हैं एक दूसरे को और जहाँ पे काटती हैं यही इसका गुरुत्व केंद्र है। तो ये आंसर जो है ये सभी सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से ओजोन गैस के बारे में हमें जानकारी देनी है। सभी को पता है कि ओजोन गैस क्या होती है, इसका सिंबल होता है O3। ठीक है, O3 सिंबल होता है, मतलब 3 जो है ऑक्सीजन के परमाणु से मिलकर बना हुआ एक अणु है। याद रखना, 3 ऑक्सीजन, मतलब देखिए O+O+O 3 ऑक्सीजन के परमाणुओं से मिलकर बना एक अणु है। ठीक है, O3 सिंबल है। हमें पता होना चाहिए कि ओजोन गैस जो है हमारी जो है वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है। तो देखिए सबसे जो निचली लेयर होती है जिसे कहते हैं क्षोभ मंडल, ये बिल्कुल याद कर लीजिए, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर आती है समताप मंडल। ठीक है, समताप मंडल। ठीक है, इसके ऊपर आती है मध्य मंडल। क्या आती है? मध्य मंडल, मध्य मंडल। इसके ऊपर आती है ताप मंडल। याद रखना, इसके ऊपर आती है ताप मंडल और उसके ऊपर आती है बहिर्मंडल जहाँ पे आपको सैटेलाइट्स दिखते हैं। तो क्षोभ मंडल जो होती है जिसकी हाइट होती है 0 से 12 किलोमीटर, फिर समताप मंडल जिसकी हाइट होती है 12 से 50 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखना ओजोन जो गैस होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही जवाब है।
ये गैस सूर्य की परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो बिल्कुल सही है। ओजोन गैस जो होती है, जो सूरज जो परावैंगनिक अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उससे हमारी जो है हमको रक्षा करती हैं, हमारे तापमान को कंट्रोल करने का जो है ये सबसे एक अच्छा जो है गैस मानी जाती है। यहाँ तक कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा केवल 0.0000002% है, तो बिल्कुल सही है। ओजोन की मात्रा जो होती है वायुमंडल में 1% से लेकर के मतलब 0.001 से जो है 4-5 तक मानी जाती है, तो इसकी सही है। ओजोन की मात्रा में 1% की कमी होने पर 2% जो है पैरावैंगनिक किरणों का जो है पृथ्वी में आने लगती है, तो ये भी इसका सही जवाब है। तो इसका सही आंसर है सभी। ठीक है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है और इसका परसेंटेज है, ये कमेंट करके आप हमें बताइएगा। सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है और इसका कमेंट करिएगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो गैस है सबसे ज़्यादा वो है ऑक्सीजन, जो 21% पे पाई जाती है। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है जिसे कहते हैं आर्गन, आर्गन जो है वो गैस होती है 0.93%। ठीक है। ये एक ओजोन गैस होती है, ये एक रंगहीन गैस होती है। अगर हम रंग की भी बात करें तो बहुत हल्के नीले रंग की गैस होती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राकेश, चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने की योजना बना रहा है, वो रेशम कैसे बनता है इस पर चर्चा करना चाहता है। इसके लिए जो है निम्नलिखित में से सबसे कौन सी उपयुक्त युक्ति कौन सी होगी। तो देखिए, रेशम बनाने के बारे में वो जानकारी हासिल करना था कि रेशम कैसे बनता है, तो ये इसके लिए सबसे अच्छा है कि स्वयं जो है जहाँ रेशम पालन होता है वहाँ पे जाए, वहाँ पे जा करके जो है ज्ञान अर्जित करे, वो देखे। स्वयं से जब देखेगा तो चीज़ों को अच्छे से समझेगा। ठीक है। तो रेशम जो है पालन जो है इकाई का भ्रमण करना ही इसके लिए बेहतर होगा। ठीक है। एक ईवीएस के शिक्षक के लिए विद्यार्थी के ईवीएस के ज्ञान का मूल्यांकन करते हुए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है। तो देखिए, हमें मूल्यांकन करना है एज अ ईवीएस के ज्ञान का और हमें सबसे पद्धति सही है ये पूछ रहा है। तो मानकीकृत टेस्ट जो राष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हो, तो मैंने आपको कई बार बताया, तो जो टेस्ट होता है, जो बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, वो एक अच्छा एक अच्छा साधन नहीं माना जाता किसी बच्चे का जो है आकलन के लिए, मूल्यांकन के लिए, या शिक्षक द्वारा बनाए उपकरण जो शिक्षक के अपनी शिक्षण के अनुकूल हो। मतलब ऐसा टीचर वो चीज़ें बनाए जो उसके टीचिंग स्किल्स को बेहतर करें, या उसके टीचिंग जितना उसको आता है, उसकी टीचिंग को जितना उसको मतलब पता है स्किल्स में, वो उसको उसके अनुकूल हो चीज़ें। या परीक्षा विभागों द्वारा जो है विकसित किए हुए सर्वमान्य टेस्ट, फिर से यहाँ टेस्ट आ गया। या फिर शिक्षक द्वारा बनाए गए उपकरण जो उसके विद्यार्थियों और उसकी शिक्षण प्रणाली तथा स्थानीय प्रसंगों के अनुकूल होते। देखिए आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, जिससे विद्यार्थियों में सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणाएं न बन पाएं। आपके अनुसार पाठ्य पुस्तकों की कौन सी विशेषताएं सबसे उपयुक्त होंगी। ठीक है। तो पाठ्य पुस्तकों की रचना ध्यानपूर्वक की जाती है, सीखने सिखाने के दौरान गलत अवधारणाएं न बन जाए, तो प्रत्ययों का विस्तार किया जाता है जिससे स्पष्टीकरण हो सके और गलत प्रत्यय न बन सके, या महत्वपूर्ण प्रत्ययों की परिभाषाएं पाठ्य पुस्तकों में दी जाती है। तो देखिए, परिभाषाओं का प्रयोग जो है पढ़ाई में ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, वो भी प्राइमरी स्तर पर। तो मैंने आपको पहले बताया, आप टैग वर्ड जरूर देखिएगा मेरा वीडियो, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। ठीक है। प्रत्येक ऐसे प्रत्यय जो कम आयु के विद्यार्थियों को समझ ना आए, उन्हें परिचयात्मक स्तर पर दिया जाता है। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। कक्षा 5 में एक शिक्षिका जो है सुनीता अंतरिक्ष में प्रकरण पढ़ाते समय अंतरिक्ष यान के विषय में जो है कुछ कथन बताती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान से संबंधित, मतलब जो है, अब देखिए ऑप्शन, अंतरिक्ष यान में बालों में कंघी करने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि बाल हमेशा खड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए जो है एयर हवा नहीं होने की वजह से जो है बाल जो है हवा में उड़ते रहते हैं। ठीक है। तो ये आंसर सही है। अंतरिक्ष यान में कोई भी व्यक्ति एक ही जगह टिका बैठा रहता है। तो देखिए, एक जगह कोई भी टिका नहीं रहता। ठीक है। वहाँ पे बिल्कुल फ्लोटिंग हवा में उड़ते रहते हैं।
ठीक है, बहुत स्लोली हवा में बस तैरते रहते एक तरीके से, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अंतरिक्ष यान में हम केवल खड़े होकर ही खाना खा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बैठ करके भी खा सकते हैं, लेकिन बैठ करके बांध करके सीट मतलब अपनी जो है जो सीट बेल्ट होती है उसे बांध करके खाया जा सकता है, नहीं तो अदरवाइज़ आप खड़े हो जाएंगे या फ्लोट करते रहेंगे, मतलब तैरते रहेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर जाना पड़ता है, तो ये बात अगर कहीं पे भी जाना है तो आपको तैरना तो पड़ता ही है, एक मतलब थ्रस्टल देना पड़ता है, एक जो है दबाव देना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या है, देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। अब देखा जाए तो ये तो ऑप्शन सही है। अब कोई भी व्यक्ति एक ही जगह टिका बैठा रहता है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। अंतरिक्ष यान में हम केवल खड़े होकर ही खाना खा सकते हैं, अब इसका क्या मतलब है, खड़े होकर के खा सकते हैं केवल? अब ये बात तो सही है कि खड़े होकर वहाँ पे बैठ कैसे सकते हैं आप, हवा में कैसे बैठेंगे आप किसी चीज़ में, तो खड़े होकर खाना पड़ेगा, खड़े होकर भी नहीं खा सकते, फ्लोट करके, यहाँ ये हो सकता है कि उड़ते उड़ते तैरते तैरते हवा में तैरते हुए खा सकते हैं, तो ये आंसर भी गलत है मेरे अनुसार। अंतरिक्ष यान में एक जगह से दूसरी जगह तैर कर जाना पड़ता है, ये भी बात सही है, क्योंकि भाई जो चीज़ सतह ही नहीं है अंतरिक्ष में, तो हमको तैर कर के जाना पड़ता है। हम तो आंसर लगाएंगे 1 और 4। अगर आप देखिएगा, आप बताइएगा इसमें कौन सा आंसर ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इसका सही है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर 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 बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को पौधे एवं वृक्षों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त नीति है? तो देखिए, पौधों के बारे में या वृक्षों के बारे में जो है बच्चे के अंदर जो है संवेदनशीलता बनानी है, ठीक है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो है पौधों के बारे में बच्चों को जो है बातें बताइए। तो लकड़ी के लट्ठों के गोदाम का भ्रमण कराना है कि देखिए लकड़ी का क्या क्या यूज़ होता है, कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी मेहनत से निकलती है, कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में। वनों को काटने के बचाने के लिए पोस्टर बनाना, या वनों के संरक्षण पर नाटक करना, या एक पेड़ को अपनाना और उसकी देखभाल करना, ये चीज़ हो सकती है। तो देखिए क्या चीज़ करना चाहिए, तो देखिए अगर किसी को संवेदनशील बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है उसी चीज़ को अपना लेना, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को पानी के प्रति संवेदनशील बनाना है, तो वो पानी की अहमियत कब समझेगा, जब उसके चारों तरफ पानी पानी भरा होगा, या वो तब अहमियत समझेगा जब उसको पानी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पानी की अहमियत सिखाने के लिए कभी कभी जो है आपको बच्चे को जो है उसकी कमी को दर्शाना पड़ेगा कि अगर वो पानी ना होता तो क्या होता, ठीक है। बिजली के बारे में अगर ऐसा ही कहा जाए कि बिजली जो लाइट होती है उसके बारे में जो है बच्चे के अहमियत प्रति संवेदनशील करना है, तो उसको बताना होगा कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे जनरेट होती है, इसके बारे में बताना होगा। वो जगह दिखानी होगी जहाँ पे लाइट बनती है, ठीक है, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है। फिर उनसे चलने वाले इक्विपमेंट्स बताने होंगे कि ये भी लाइट से जलती है, ये भी लाइट से जलती है, आप कितना यूज़ कर रहे हैं लाइट, अगर एक दिन मान लो लाइट चली जाए तो कैसे होगा। तो उसी तरीके से पौधों के और वृक्षों के बारे में बताना है, तो पौधों और वृक्षों के बारे में, तो पौधों के गार्डन में ले जाइए, गार्डन में एक पेड़ अपनाने की, तो एक पेड़ को अपनाना है और उसकी देखभाल करना। उनमें से कुछ ऑप्शन में से यही एक आंसर दिया गया है, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। हो सकता है ये ऑप्शन क्वेश्चन आए और ये ऑप्शन बदल के दूसरा कोई ऑप्शन दे दे, ठीक। चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे पेड़ पौधे एवं पशु परिवार एवं मित्र नामक थीम का हिस्सा है ना। पेड़ पौधे पशु परिवार मित्र ये नामक थीम का हिस्सा है, इस प्रकार के स्थापन का क्या कारण है? तो विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि पेड़ पौधे एवं पशुओं को अपने परिवार का हिस्सा माने, बिल्कुल सही बात है। या पेड़ पौधे और पशुओं के प्रति विद्यार्थियों के बीच में जो है अंदर संवेदनशीलता विकसित करना, बिल्कुल सही है। उन रूढ़िबद्ध धारणाओं को तोड़ना जिनके अनुसार पेड़ पौधे पशु हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखिए सभी आंसर सही है, इसके तीनों आंसर हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन है, वीडियो समाप्त होने वाला है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मैंने आपसे पहले भी बताया कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों करते हैं किसी व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति का मूल्यांकन इसलिए करते हैं सतत मतलब उसका संपूर्ण मूल्यांकन, व्यापक मतलब किसी एक जो है क्षेत्र का मूल्यांकन करना। जैसे व्यापक मतलब शरीर का शारीरिक मूल्यांकन कर रहे हैं तो शारीरिक करना, बौद्धिक मूल्यांकन कर रहे हैं तो बौद्धिक मूल्यांकन करना, ठीक है। तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तहत जो है मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत एवं आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है।
या व्यापक घटक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक पहलुओं का निर्धारण किया जाता है, शामिल है, या इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। तो अंकों के रूप में तो मूल्यांकन कभी नहीं किया जाता, ये आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ। और इसमें मूल्यांकन की बहुविधिक जो है तकनीकों का उपयोग करके अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो देखिए ये ऑप्शन गड़बड़ मैंने दे दिए लग रहा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है ना। इसमें मूल्यांकन की बहुविधिक तकनीकों का उपयोग करके अनौपचारिक रूप से किया जाता है। उपयोग अनौपचारिक, ऑप्शन जो है ए है। मुझे अच्छा यहाँ पे गलत बता रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो यही आंसर है। इसमें कौन सा असत्य है? तो वो देखिए, छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसमें बच्चों का जो मूल्यांकन होता है वो अंकों के रूप में नहीं किया जाता है, परीक्षाओं के माध्यम से नहीं किया जाता है कि जो है बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लिया जाए या इसको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस रटाया जाए, इसका टॉपिक जो है कंप्लीट है तो उसके लिए रटाओ उसको। इन सब चीज़ों से के माध्यम से मूल्यांकन नहीं करना होता है। ठीक है, बाकी सभी आंसर सही है। कक्षा 5 का एक छात्र आमतौर पे अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करता है, इस मुद्दे को हल करना है तो सबसे अच्छा उपाय क्या होगा? तो देखिए, एक बच्चा है जो अपना होमवर्क नहीं कंप्लीट करता है, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसकी शिकायत ना करके उसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे। हमने आपसे कई बार इस क्वेश्चन को कराया है। ठीक है, तो बच्चे का कारण जानने का प्रयास करेंगे और उसको जो है समस्या जो भी है उसके पास, ठीक है, उसको निदान करने का प्रयास करेंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आंसर देखते हैं, माता पिता से बात करेंगे या उसे सलाह देंगे? तो बिल्कुल भी नहीं, मैंने कहा ना, उसकी शिकायत नहीं करेंगे, किसी से भी नहीं। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य देंगे, उसे ऐसा नहीं कि बहुत हल्का और बिल्कुल सिंपल होमवर्क देंगे, तो ये भी बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। उसकी कठिनाई का पता लगाएंगे और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए बात करेंगे। तो देखिए ऑप्शन सही यहाँ पे सही है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए। ठीक है, एक टीचर है जिन्होंने कहा कि डीजल वाहन का जो है मतलब जो ट्रैवल करते वक्त जो है ये जो है डीजल वाहनों का जो है यूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई भी रीज़न दिया हो, इन्होंने मान लीजिए पर्यावरण में बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, इस पर वाद विवाद आयोजन किया है। तो ये जो विषय है वाद विवाद का आयोजन के जो है का उद्देश्य क्या है? तो वो आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है, या ये उस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करता है, या वो जो है पूरी तरीके से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की अवधारणाओं पर छात्रों का संवेदनशील बनाना चाहती है, या फिर वो बच्चों के जो है विचार जानने का प्रयास कर रही है कि ताकि उन्हें सही करने में मदद करेगा। तो ये आंसर है इसका डी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस के समाप्त होते हैं। खास पेपर है, खास क्वेश्चंस है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आंसर्स आपको बिल्कुल आपने सारे सारे क्वेश्चंस 300 क्वेश्चंस लगाए होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टारगेट है सिर्फ केवल मात्र 10 लाइक्स का है, 10 लाइक करने का है। ठीक है, डेली हम आपको ऐसे ही पेपर लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।